वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोलाइड्स हम कर रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, बीच में से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था थोड़ी देर के लिए। अब दोबारा से हम मैक्रोलाइड्स कंटिन्यू करने लगे। जो चीज़ें रह गई थी मैक्रोलाइड्स की इंशाल्लाह वो इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स करने। सो बेसिकली मैक्रोलाइड्स के एडवर्स इफेक्ट करने, इसमें आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ 3 चीज़ें, आपको एडवर्स इफेक्ट नहीं भूलेंगे। सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। GIT की मोटिलिटी में इसने मसला कोज करना है, बल्कि मोटिलिटी को इन्हांस कराना है, यानी डायरिया वगैरह चीज़ें कोज करा सकती है। तो ये ऐसे कैसे करती है? GIT के अंदर मोटिलिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, मोटिलिन रिसेप्टर्स। उन रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से मोटिलिटी इन्हांस हो जाती है। तो GIT की जो मोटिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी, तो उससे डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ऑब्वियसली एक एक्सेस चीज़ है, उसने डिस्टर्बेंस ही कॉज करनी है। एक तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसको हम क्लिनिकली भी यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोपेरेसिस होती है, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस होती है, जिसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर जो GIT की मोटिलिटी या डिक्रीज़ हो जाती है, तब हम ये ड्रग्स दे सकते हैं, लाइक मैक्रोलाइड्स, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं कि डोपामिन एंटागनिस्ट के साथ साथ ये वाली ड्रग्स दे देते हैं। फिर दूसरा है जॉन्डिस। जॉन्डिस एक साइन है, ये क्यों होता है? क्योंकि हेपेटिक डैमेज होगा। तो आपने ना 3 चीज़ें याद रखनी है जो मसला कोज कर सकती हैं। पहले GIT का मसला हो सकता है, GIT के अंदर मोटिलिटी इन्हांस होनी है और मोटिलिटी रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होनी है। दूसरे नंबर पे क्या होगा? जॉन्डिस कोज करा सकती है। क्यों? क्योंकि एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट लिवर फेलियर ये करा सकती है। ठीक हो गया। एंड देन फाइनली एयर का इन्फेक्शन, दैट इज़ ऑटोटॉक्सिसिटी, ये कोज कराएगी। तो ये 3 आपने याद करने हैं, क्या? GIT डिस्टर्बेंस, हेपेटिक डैमेज और देन एयर का, हेयरिंग का प्रॉब्लम कोज करेगी। तो ये 3 साइड इफेक्ट हैं। अब हम डिटेल उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। नंबर 1, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। पहला क्या है हमारे पास? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, और ये क्यों होगी? ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ मोटिलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। मोटिलिन रिसेप्टर्स के लिए होगी, और इसको हम क्लिनिकली गैस्ट्रोपेरेसिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब है पैरालिसिस ऑफ GIT हो जाए। अक्सर औकात जब एक बंदे को जनरलाइज्ड एनेस्थीसिया दिया हुआ है, पूरी बॉडी एनेस्थीसिया में, तो ऑपरेशन के बाद हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव आलियस बहुत कॉमन है। तो उन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए डायबिटिक के अंदर ये कहीं ना कहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस बहुत डिफरेंट ड्रग्स हैं, वो आप GIT वाले में पढ़ोगे, लेकिन ये साइड पे कहीं यूज़ की जा सकती है। फिर उसके अलावा स्किन रैशेज़, एओसिनोफिलिया, ये 2 चीज़ें ये कर सकती है। फिर उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड, यानी जो एलर्जिक बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस कोज कर सकती है। कोलिस्टेटिक से जाहिर हो रहा है कि जो बाइल है उसमें मसला होगा, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसमें आपने याद क्या करना है कि हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस हेपेटाइटिस कोज करेगी। और ये बेसिकली जो एरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स की बात करें, मैक्रोलाइड्स के अंदर एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये वाली ड्रग्स थी। तो जो एरिथ्रोमाइसिन एस्कोलेट है ना, एस्ट्रोलेट, ये उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। बेसिकली कंपाउंड है जो कि एस्टर बना होता है मॉलिक्यूल के साथ। तो ये तो अब US में बैन हो गई ये वाली ड्रग। एरिथ्रोमाइसिन के दूसरे कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं, जो एस्ट्रोलेट है वो नहीं दिया जाता। तो आपको 3 बताए थे। पहला आपको बताया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। दूसरा आपको स्किन रैशेज़ और एओसिनोफिलिया, एक प्लस पॉइंट आप देख लें। फिर मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस कोज कर सकता है, एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस। तीसरे नंबर पे ट्रांजिएंट डेफनेस कॉज कर सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी, लेकिन ये ट्रांजिएंट होगी, परमानेंट नहीं होगी, और ये मोस्टली एरिथ्रोमाइसिन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जो ट्रांजिएंट डेफनेस है, ऑटोटॉक्सिसिटी तो इसे करनी है ना, तो जो एरिथ्रोमाइसिन है वो ऑटोटॉक्सिसिटी के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड। जो एजिथ्रोमाइसिन है उसका ताल्लुक थोड़ा ये है कि वो इरिवर्सिबल डैमेज कर सकती है, ठीक है। और ये हेयरिंग लॉस थोड़ा सेंसी न्यूरल लेवल का होगा, यानी सेंसरी लेवल पे बात का मसला होगा, और जो एरिथ्रोमाइसिन है उसका मसला है। लेकिन आप इतनी डिटेल्स में आप ना भी जाएं, आप इतना याद रख लें कि ये वाली ड्रग्स जो है ये ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकती हैं, तो भी आपके लिए मेरे ख्याल में इनफ होगा। फिर उसके अलावा है इंटरैक्शंस। पहले मैंने आपको बताया साइड इफ़ेक्ट्स 3 याद करने हैं मेन: गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, ट्रांजिएंट डेफनेस करेगी एरिथ्रोमाइसिन, और उसके अलावा जो एजिथ्रोमाइसिन है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस करेगी। यानी 3 हमने किए: GIT डिस्टर्बेंस, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आगे अब बात आ जाती है इंटरैक्शंस, यानी किस एंजाइम के साथ ये किस तरह से इंटरैक्ट करती है। तो इसके अंदर है, 1 मिनट, मैं ज़रा अपनी चाय पी रही थी। ओके, सो इंटरैक्शंस के अंदर हमने करना है कि साइटोक्रोम P450 पे क्या इफ़ेक्ट है। एंजाइम है ना, साइटोक्रोम P450 क्या है? ये एंजाइम है जो लिवर के अंदर बहुत सारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। तो ये वाली जो हमारी है एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये ड्रग्स जाके P450 को इनहिबिट कर देती हैं। अब आप देखें, जो साइटोक्रोम P450, इसने बजाते खुद बहुत सारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करना था। अगर ये खुद ही इनहिबिट हो जाएगा
तो वो वाली जो ड्रग्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल डाइजॉक्सिन, तो टॉक्सिसिटी उनकी हो सकती है। तो इस तरह नहीं आपने याद करनी है, जनरल के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जितनी भी ड्रग्स साइटोक्रोम P450 जिन पे एक्ट करता है उन सब का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी उनकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें हमने जहन में रखनी होती है जब ये वाली ड्रग्स हम दे रहे हो। यानी अगर किसी बंदे को हम एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, साथ डाइजॉक्सिन भी दे रहे हैं, तो हम डाइजॉक्सिन की डोज कम देंगे। क्यों? क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन जो है वो P450 को कम कर देगी, इनहिबिट कर देगी, और जो डाइजॉक्सिन है वो मेटाबलाइज नहीं होंगी, तो वो ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगी। आई होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जो मैंने आपको 3 मैक्रोलाइट्स पढ़ाई, मेनली हमने 3 पढ़ी, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। ए से मैंने आपको बताया था। तो अब जो है ना साइटोक्रोम P450 की इनहिबिशन सबसे ज़्यादा है एरिथ्रोमाइसिन में, डबल टिक कर दिया। फिर उससे कम है क्लेरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन ऑलमोस्ट साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट नहीं करता, तो इसकी हम इस तरह लिख देते हैं। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो P450 को इनहिबिट करेगा साइटोक्रोम को, वो एरिथ्रोमाइसिन है, देन क्लेरिथ्रोमाइसिन है। फिर उसके अलावा जो ये क्वेश्चन में सवाल भी आता है कि भाई एजिथ्रोमाइसिन क्या डिफरेंस है उसका दूसरी से। तो एजिथ्रोमाइसिन की लैक्टोन रिंग डिफरेंट है, इसीलिए P450 से उसके ड्रग इंटरेक्शंस नहीं होंगी। तो ये बात आपने नहीं भूलनी। फिर यहाँ पे ये आप देखें, ये मैंने वही सारी बात दोबारा से रिपीट की हुई है, ड्रग्स के नाम मैं लिख दी है, इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन कैन इंक्रीज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट आर मेटाबलाइज्ड बाय P450, इंक्लूडिंग इसमें ड्रग्स कौन सी आती हैं, एंटीकोएगुलेंट्स, कार्बामेज़ापिन, डाइजॉक्सिन, थियोफाइलिन, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि उसका उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी जब हम एरिथ्रोमाइसिन देंगे। क्यों? क्योंकि वो अब मेटाबलाइज नहीं हो रही। मेटाबॉलिज्म के बाद ये ड्रग्स इनएक्टिव हो जाती है ना, तो इसीलिए अब वो ज़्यादा देर एक्टिव रहेंगी। तो अब आप ये देखें, ये दोबारा से ये पिक्चर है हमारे पास, लिपन की मैंने पिक्चर ली हुई है, यहाँ से आप देख लीजिए एडवर्स इफेक्ट, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होगी और मोटिलिटी। इसमें क्या होगा, आपको बता दिया कि मोटिलिटी को इन्हांस होगा और ये सब होगा, और इसको कभी कभार हम यूज़ कर सकते हैं गैस्ट्रोपरेसिस के अंदर। ये देखिए गैस्ट्रोपरेसिस और पोस्ट ऑपरेटिव आईलीएस के अंदर उसकी ट्रीटमेंट में हम यूज़ करा सकते हैं। इसके अलावा कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस का मैंने आपको बताया कि जो एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट है वो ये ज़्यादा कोज करती है, एस्टोलेट फॉर्म ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, जो कि अब यूएसए में दी ही नहीं जाती। फिर ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी के अंदर ट्रांजिएंट डेफनेस हो सकती है। कौन करेगा ट्रांजिएंट डेफनेस? एरिथ्रोमाइसिन। दूसरे नंबर पे हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन, वो क्या कोज करती है? वो इरिवर्सिबल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस करती है। तो उसके बाद आगे ड्रग इंटरेक्शंस का मैं आपको बताया। ड्रग इंटरेक्शंस के अंदर एरिथ्रोमाइसिन, अब यहाँ पे ना बार बार ये टेलिथ्रोमाइसिन आ रहा है, इसको आपने इग्नोर करना है, इसको हम बाद में करेंगे डिटेल से, ठीक है, क्योंकि ये मैक्रोलाइड की आप कह लें कज़न है, ये मैक्रोलाइड नहीं। तो एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सारे क्या हैं कि ये इनहिबिट कर देते हैं साइटोक्रोम P450 को। इसकी वजह से बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं और डाइजॉक्सिन और इस तरह से डैमेज भी कॉज कर सकती हैं। तो ये आपने चीज़ें पढ़ लेनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर भी वही बातें कि जिनको हम हेपेटिक डिसफंक्शन ऑलरेडी हो उनको हम ये ड्रग्स थोड़ी नहीं उसमें प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे मैक्रोलाइट्स का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब ये भी आप देख लीजिए कि लीवर के अंदर साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट किया जा रहा है। कौन कौन कर रहा है? एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन भी करता है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो जितनी भी हमारे ड्रग्स हैं, जो ये वाला एंजाइम जिनको इनहिबिट करता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। वो कौन कौन से ड्रग्स हैं? अभी आपको बताया, जो आपको याद हुई, थियोफाइलिन, स्टैटिन जो ड्रग्स होती हैं, वॉरफेरिन, ठीक है, कार्बामेज़ापिन, एट्रोस्टैटिन, ये वही आ गया ना, अटोर्वास्टैटिन। तो ये सारी जो सिम्वास्टैटिन, अटोर्वास्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन, कार्बामेज़ापिन, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अब हमारा क्या मसला है, जब हम ये वाली ड्रग देंगे एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो हम इन सब की डोज कम देंगे ताकि टॉक्सिसिटी ना हो। और जो एजिथ्रोमाइसिन है वो टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता। तो आपने इतना याद रखना है। और आई होप सो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ड्रग इंटरेक्शन, ये तो हमारा हो गया। आगे फार्माकोकाइनेटिक्स है और रेजिस्टेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के जो हमने इस वीडियो में किया वो मैं आपको एक जल्दी से 1 सेकंड में ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने सिंपली बताया एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, 3 मैंने आपको आपने याद रखनी है। GID डिस्टर्बेंस होगी मोटिलिटी रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन के साथ, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकली गैस्ट्रोपरेसिस और पोस्ट ऑपरेटिव आईलीएस के अंदर। फिर उसके अलावा स्किन रैशेस वगैरह कॉज कर सकती है, एक्यूट कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, एंड देन ट्रांजिएंट डेफनेस एरिथ्रोमाइसिन, और इरिवर्सिबल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कौन कॉज करेगी? एजिथ्रोमाइसिन। P450 का बताया कि एरिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा इनहिबिट करती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन उससे कम, और सबसे कम एजिथ्रोमाइसिन। तो इस वीडियो में हमने यही किया, ये आप पिक्चर्स दोबारा से देख लीजिएगा। आगे हमने करना है फार्माकोकाइनेटिक्स करना है, और फिर उसके बाद उसकी करनी है रेजिस्टेंस। तो फिर यहाँ पे मैक्रोलाइड्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए।